खाते हैं हम लोग? तो चना खाते हैं, बाजरा खाते हैं, सरसों, गेहूँ, धान, ये सभी बीज खाते हैं। चना क्या है? बीज है। बाजरा बीज है। सरसों बीज है। गेहूँ और धान ये सभी बीज वाले पार्ट हैं जो कि हम खाते हैं। फूल के रूप में किनका सेवन करते हैं? सहजन का फूल। सहजन का फूल आप लोग देखे होंगे। सहजन जैसे हम लोग जनरली मुनगा का फूल, जो मुनगा बोलते हैं, केले का फूल खा लेते हैं, कचनार का फूल खाते हैं। फली में क्या खाते हैं? मटर खाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं घास के बारे में। घास के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। घास का पौधा जितना ज़मीन के अंदर ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है, इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जा सकता है। घास की जड़ें जो होती है काफ़ी मजबूत होती है, इसलिए इनके जब तक अंदर से खोद कर नहीं निकाला जाता तब तक ये उगते रहते हैं। घास के बारे में एक बात आप लोग को बता दूं कि घास के और पौधों के पत्तियां में क्या अंतर होती है। जनरली आप देखेंगे, मैं आपको बता दूं कि आपने शायद पढ़ा होगा, घास के और पौधे के पत्तियां में अंतर क्या है। मैं दो तरह की यहाँ पर पत्तियां लेता हूँ, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। इन पत्तियों में इसे क्या बोला जाता है? इन्हें सिरा विन्यास बोला जाता है। इसे भी सिरा विन्यास बोला जाता है। ये हो गया सिरा विन्यास। इसे क्या बोलेंगे? सिरा विन्यास कहा जाता है। सिरा विन्यास। अब इनमें थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे कि यह किस चीज़ के पत्ती हैं और ये किस चीज़ का पत्तियाँ हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिसके सिरा विन्यास इधर इस टाइप के अलग अगल बगल इस तरह से रहें, जिन्हें जब फाड़ेंगे हम तो सीधे रेखा में नहीं फटेंगे। तो इस तरह के जो पत्तियां पाई जाती हैं ये पौधे की पत्तियां पाई जाती हैं। ये होते हैं पौधे की पत्तियां हैं, और जिनके सिरा विन्यास समांतर क्रम में होते हैं, एक दूसरे से देखेंगे पैरेलल क्रम में। जैसे आप देखेंगे बाँस का, तो बाँस की पत्तियां भी कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेंगी, जिनका सिरा विन्यास लंबे सीधे पैरेलल होते हैं। जब आप इन्हें फाड़ेंगे तो लंबे लंबे ऐसे फटेंगे। तो यह होते हैं घास का सिरा विन्यास। ये घास के सिरा विन्यास और पौधे का सिरा विन्यास। तो पत्तियों के आधार पर आप सिरा विन्यास को देख करके पता लगा सकते हैं कि कौन घास का और कौन बाँस का सिरा विन्यास है। नेक्स्ट बात करते हैं, जड़ें पौधों को सहारा देती है, जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करती है। जिस मैदान में एक टीन बीज बोए जाते हैं उसे एक टीन जमीन बोला जाता है। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं कि जड़ें पौधों को क्या देती है? सहारा देने का काम करती है, साथ ही साथ में जल और खनिज लवण को अवशोषित करने का काम करती है। तो जड़ों में जैसे बता दूं कि जड़ों में दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, जटिल उत्तक, पौधों में दो प्रकार के जटिल उत्तक पाए जाते हैं। जड़ों में जाइलम उत्तक पाए जाते हैं और तनों में फ्लोएम उत्तक पाए जाते हैं। जाइलम उत्तक का काम है जल तथा खनिज लवण को, जाइलम उत्तक को काम क्या है? तो जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करके ऊपर पहुंचाना। देखिए जाइलम उत्तक का। अब फ्लोएम उत्तक क्या करते हैं कि पौधे के जो भोजन होते हैं अन्य शेष भागों में पहुंचाने का काम करते हैं। अब देखिए इससे क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया है कि जिस मैदान में एक टीन बीज बोया जाता है उससे एक टीन जमीन बोलते हैं। पिछला बार क्वेश्चन में पिछले बार सीटेट के पेपर में आया था, और जिनको पता नहीं था वो गलत कर बैठे, क्या कि समझ ही नहीं आ रहा था कि एक टीन ज़मीन किसे बोलते हैं। एक टीन ज़मीन का मतलब अगर एक टीन आप बीज जितने ज़मीन में आप बो देते हैं, जितने ज़मीन में बोए जाएंगे एक टीन ज़मीन, उसी को क्या बोला जाएगा? एक टीन बीज जितने ज़मीन में आप बोएंगे वही आपको कहलाएगा एक टीन ज़मीन कहलाता है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में जंगल को तुरांग कहते हैं। कुड़ुक जो है एक आदिवासी जनजाति की झारखंड की आदिवासी जनजाति है, जिनका जो भाषा होती है कुड़ुक भाषा। कुड़ुक जनजातियों की कुड़ुक भाषा, जो कि जंगल को क्या बोलते हैं कुड़ुक भाषा में? तुरांग बोला जाता है। तुरांग किस भाषा में बोली जाती है? तो कुड़ुक भाषा में जंगल को तुरांग कहते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय खेती करने का रिवाज है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों जैसे कहने का मतलब कि इधर आप देखेंगे भारत का जो ये सेवन सिस्टर के तरफ ये जो पार्ट पड़ेगा आपको, ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में स्थानीय खेती करने का रिवाज है।
कह रहा है कि कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी यही ले लेगी और फसल कम होगी। जनरली आप लोग भी देखते होंगे जब फसल उगाते हैं तो फसलों के बीच में अनचाहे जो भी पौधे उगाते हैं, जिन्हें हम नहीं उगाते हैं, अपने मन से उगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? खरपतवार, जिसे हम लोग घास फूस कहते हैं। तो खरपतवार जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पौधे के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। जो भी खाद वगैरह उर्वरक का छिड़काव करते हैं तो वही ऑब्जर्व करके ज़्यादातर वो तेज़ी से वृद्धि करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे पौधे को नुकसान होता है। तो जब भी हम लोग खेती करें तो इस तरह के खरपतवार के पौधों को निकाल दें। कह रहा है कि क्रोटोन पौधे जो होते हैं आपको एक नमी के सूचक के रूप में काम किया करते हैं। क्रोटोन पौधे जो होते हैं नमी सूचक के रूप में, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, इतने छोटे पौधे होते हैं और इनकी जो जड़ें होती है ज़मीन के अंदर, काफ़ी अंदर नहीं जाती, बहुत हल्का अंदर होती है, जिससे इसे समय सूचक बोला जाता है। जैसे देखेंगे इधर क्रोटोन पौधा, इस तरह से आप लोग पौधे देखोगे क्रोटोन पौधे को। तो क्रोटोन पौधे क्या होते हैं? ज़मीन के बारे में उसकी दशा स्थिति को बताते हैं, यानी सिग्नल देने का काम करते हैं। भाई सिग्नल देने का काम क्या करते हैं? क्या चीज़ का सिग्नल देती है? कि सिग्नल ये देने का काम करती है कि ज़मीन में नमी है या फिर नहीं है, क्योंकि जड़ें काफ़ी ऊपर होती है और जब नमी नीचे चली जाती है तो उसके बाद इनकी पत्तियां सूखने लगती है, जिससे सिग्नल मिल जाता है कि ज़मीन में नमी नहीं है। वही बात यहाँ पर है कि यानी सिग्नल देने का काम करती है। क्रोटोन पौधे की जड़ ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती है। हमने अभी बताया कि जब मिट्टी सूखने लगती है तो पौधे की पत्तियां सूखने लगती है। वजह यह है कि जड़ें ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती। यह कौन सी पौधा है? क्रोटोन पौधा। क्रोटोन पौधे की यह खासियत होती है। और झड़ने लगती पत्तियां क्या होती है? झड़ने लगती है, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो इस प्रकार से यह सिग्नल होता है। इस प्रकार से यह क्या होता है? सिग्नल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। पत्तियां क्या होती हैं? पादप की खाद्य फैक्ट्रियां, मतलब कि यह जो होती है खाना भोजन बनाने का काम करती है। भोजन वगैरह इन पत्तियों में ही बनती हैं। तो एक तरह से हम किचन बोल सकते हैं। पौधों का किचन पत्तियों को बोला जाता है, खाद्य फैक्ट्री बोला जाता है। जल एवं खनिज लवण वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँच जाते हैं और ये वाहिकाएं जो वेसल्स होते हैं, वेसल्स यानी नली जो होते हैं, पौधे जो होते हैं उसके बीच में पाइप टाइप के ऐसे नली होते हैं, जिसके द्वारा जल और खनिज लवण ऊपर पहुंचते हैं। तो इन्हीं पाइप को जो से नली टाइप को होती है इसे वाहिकाएं बोले जाते हैं, इंग्लिश में वेसल्स कहते हैं। नली के समान होती है तथा जड़ तथा शाखाओं तक, पत्तियों तक यह फैली रहती है। पौधे के हर एक पार्ट में फैले होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में वेन पाया जाता है, नस पाया जाता है, सेम उसी प्रकार से वाहिकाएँ जो पौधों में हर एक पार्ट में पाया जाती है, जो कि नीचे से जड़ों से खनिज लवण ले जाकर के पत्तियों तक पहुंचाना और पत्तियों से बने हुए भोजन को पौधे के अन्य शेष भागों तक पहुंचाने का काम करती है। ये होती हैं वेसल्स, वाहिकाएं होती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे खुद अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि ये जानते हैं कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, जिसे पिगमेंट बोला जाता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पिगमेंट, यानी कि क्लोरोफिल होता है। हरे वर्णक होते हैं। पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, तो पौधों को भोजन बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? CO2 चाहिए, प्लस में H2O यानी जल चाहिए। साथ ही साथ में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और इनकी पत्तियां में क्या उपस्थित होती हैं? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना भोजन का निर्माण करते हैं। C6H12O6 भोजन का निर्माण करते हैं, प्लस में साथ ही साथ में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन को रिलीज करने का काम करते हैं। ये आवश्यक अगर चीज़ें हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, CO2 और H2O की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल भी पत्तियों में उपस्थित होती है, जिसके कारण से इन लोग अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि C6H12O6 और साथ ही साथ में O2 को रिलीज करते हैं। ये होती है पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करता है। क्लोरोफिल जो हरा वर्णक पाया जाता है वह क्या करता है? प्रकाश को संग्रहण करने का काम करता है, स्टोरेज करने में पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइडों से खाद्य संश्लेषण में होता है। जैसे मैंने बताया कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड को खाद्य संश्लेषण में परिवर्तित करता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो पौधे के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में जो भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कही जाती है।
कह कि पत्तियों के द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। पत्तियों के द्वारा क्या होता है, सौर ऊर्जा को, सनलाइट को संग्रहित करके उनको फिर खाद्य के रूप में, खाने भोजन के रूप में उसे संचित की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं झूम खेती के बारे में। झूम खेती में देखेंगे कि झूम खेती का एक तरीका बिल्कुल अलग है। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझ करके और इसको प्रयास करेंगे कि अच्छा से समझे। जैसे झूम खेती का तरीका क्या होता है कि ऑप्शन में बहुत सारे तरीके दे देते हैं। पिछले बार भी इस तरह से घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया है कि अलग अलग तरीके से ऑप्शन को घुमा करके उसमें पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझेंगे झूम खेती क्या है। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक फसल काटते हैं और उसको कुछ साल तक उस ज़मीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह को बांस या जंगल उग जाते हैं। वैसे भी जानते हैं कि जिस खेतों में आप खेती नहीं करेंगे तो काफ़ी लंबे समय के बाद क्या हो जाएगा, उसमें बांस या जंगल उग जाते हैं, यानी कि झाड़ी वगैरह उग जाते हैं। उसे उखाड़ते नहीं। एक बात इसको नोट करने वाली बात है कि उसको उखाड़ते नहीं हैं। ऑप्शन में जब आपको देगा तो देगा कि उसको काट के गिरा देते हैं, उसे उखाड़ देते हैं। इस तरह के तरह तरह के ऑप्शन बना कर देंगे। तो इस ऑप्शन से आपको बचना है। तो जब आप इसे अच्छा से समझेंगे तब आप बच पाएंगे उस ऑप्शन से। तो याद रखना है कि जो झाड़ियाँ होती हैं उसे उखाड़ते नहीं, बस गिरा कर जला देते हैं। उसको गिरा करके जला देते हैं। यह राख ज़मीन का खाद का काम करती है और जो राख जो बन जाती है वह ज़मीन में खाद का काम करती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि अब जब ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जले, इस बात को भी आपको ध्यान रखने हैं और साथ ही साथ में नुकसान न पहुँचे जंगलों को, इस बात को भी आपको ध्यान रखने हैं। इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। जैसे बात की जा रही है कि ज़मीन को जोतना नहीं है, यहाँ पर ज़मीन को जोते नहीं जाते बल्कि हल्के से हिला करके मिट्टी को मिला दिए जाते हैं ऊपर नीचे। उसके बाद इसमें हम लोग खेती करते हैं। तो ऑप्शन में ये भी दे देगा कि खेतों को जोतते हैं, तो जोतना नहीं है। यहाँ पर क्या आती है कि ज़मीन जोता नहीं जाता, साफ साफ है, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। इसमें अगर खेती के रूप में बात किया जाती है, खेती में अलग अलग तरह के बीज बोए जाते हैं। जैसे मकई का खेती कर लेते हैं, सब्जियां उगा लेते हैं, मिर्च और चावल जैसे भी बोए जाते हैं। समय के समय फसल के समय ही अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते हैं नहीं, उन्हें गिरा देते हैं। देखिए इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो झाड़ियों को जब जलाने तो उनमें भी गिरा करके ही जलाते हैं। साथ ही साथ में जो अनचाहे पौधे, जैसे मैंने पीछे भी जिक्र किया कि अनचाहे पौधे को खरपतवार बोलते हैं, तो खरपतवार को भी उन्हें उखाड़ना नहीं बल्कि उनको गिरा देना है ताकि वह ज़मीन की मिट्टी में मिल जाए, जिससे कि ज़मीन उपजाऊ बनती है। यह ज़मीन उपजाऊ बन जाती है, उसे गिरा देते हैं। साथ ही साथ में इसी स्थानांतरित खेती या झूम खेती भी कहते हैं। स्थानांतरित खेती कहने का मतलब कि स्थानांतरित खेती मतलब ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती की जाती है। एक जगहों पर हमेशा नहीं की जाती, लंबे अरसों तक एक ज़मीन पर खेती करने के बाद दूसरे ज़मीन को खेती के रूप में बनाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। फिर इसको काफ़ी कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं जब तक खरपतवार उगाते हैं, झाड़ियाँ उग जाते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होती है, स्थान का परिवर्तन होता है, इसलिए स्थानांतरित खेती या झूम खेती के भी नाम से जाना जाता है। यह खेती मैं बता दूं कि उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। उत्तर पूर्वी पर्वतीय मतलब कहने का अर्थ है कि उत्तर पूर्वी, इधर उत्तर दिशा हो गया, पूर्वी यानी कि जो 7 सिस्टर की तरफ जो भी जितने राज्यों हैं उन सभी राज्यों में आदिवासी जो क्षेत्र हैं उन सभी में झूम खेती या स्थानांतरित खेती की जाती है। इसका एक और नाम आता है, जैसे कि विशेष जनजातियों के द्वारा की जाती है, इसलिए जनजाति कृषि भी कही जाती है। यानी कि झूम खेती को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, पहला तो झूम खेती बोलेंगे, दूसरा स्थानांतरित खेती बोलेंगे, स्थानांतरित कृषि बोलेंगे और तीसरा जनजातीय कृषि कहते हैं। जनजातीय कृषि कहते हैं। 3 नामों से जाने जाते हैं, झूम खेती, स्थानांतरित कृषि और जनजातीय कृषि। विशेष जनजातियों के द्वारा किए जाने वाले कृषि इसलिए जनजातीय कृषि के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक तत्व। मैं आपको बता दूं विभिन्न पोषक तत्वों में हमारे बॉडी के लिए सबसे 5 महत्वपूर्ण पोषक, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ, हम लोग यहाँ देखते हैं कि प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट,
और खनिज लवण ये 5, पहला प्रोटीन, दूसरा वसा, तीसरा विटामिन, चौथा कार्बोहाइड्रेट और पांचवा यह खनिज लवण। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक तत्व, 5 मुख्य प्रकार के पोषक तत्व हैं, प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण। इन सभी का हमारे बॉडी में काफ़ी महत्वपूर्ण काम है। चलिए इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि बात किया जाए, हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण पाए जाते हैं। 5 प्रकार के पोषक तत्व याद रखेंगे। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह मंड या शर्करा के रूप में उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में किस रूप में, मंड के रूप में या फिर शर्करा के रूप में, मंड और शर्करे के रूप में उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वसा से ही ऊर्जा मिलती है। जैसे बात किया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व माने जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा प्रदान करती है और वसा भी ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो दोनों ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट मंड या शर्करे के रूप में पाए जाते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर वृद्धि के तथा स्वस्थ रहने के लिए की जाती है। इसे बॉडी बिल्डर के भी नाम से जानते हैं, बॉडी बिल्डर के नाम से जाना जाता है प्रोटीन को। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि में काम करते तथा हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने में मदद करती है। प्रोटीन युक्त भोजन प्रायः शरीर को वर्धक भोजन भी, शरीर वर्धक भोजन भी कहे जाते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँखें, स्थियाँ, दांत, मसूड़ों से स्वस्थ रखने में सहायता करती हैं। विटामिन जो है हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो एक बात बता दूं कि ये सभी जितने भी पोषक तत्व हैं हमारे बॉडी में सबका आवश्यकता है, लेकिन हाँ एक लिमिट स्तर होती है उस स्तर तक। अगर उस स्तर से ज़्यादा है तो भी बीमारी हो जाएगी, अगर उस स्तर से कम है तो भी बीमारी से आप जूझेंगे। तो हमें यह चाहिए कि हम एक लिमिट मात्रा में कार्बोहाइड्रेट यानी इन सभी जो है पोषक तत्वों को हमें बनाए रखना चाहिए। और विटामिन जैसे हमारे शरीर रक्षा करती है, किस चीज़ से रक्षा करती है, तो विटामिन जो है हमारे शरीर की रक्षा रोगों से करती है। हमारी आँख, हस्तियाँ, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करती है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, है ना, और के, इस तरह से विटामिन बोले जाते हैं। अगर इन सभी विटामिनों को ए, बी, सी, डी, ई सभी को मिला दी एक में तो वह विटामिन बी कम्प्लेक्स कहलाता है। बी कम्प्लेक्स में क्या होता है, सभी विटामिनों का समूह होता है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के से नाम से जो भी जितने भी विटामिन है इन सभी को एक समूह मिलाने से क्या कहलाता है, विटामिन बी कम्प्लेक्स कहलाता है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा, आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए किस किस को स्वस्थ रखता है, हमारी त्वचा को और आँखों को स्वस्थ रखने में काम करता है। विटामिन सी जो बहुत से रोगों से लड़ने में, महामारी में मदद करता है। विटामिन सी हमारी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी विटामिन सी की टैबलेट दिए जा रहे थे सभी को, तो यह इसलिए दिए जा रहे थे क्योंकि यह रोगों से लड़ने में काम करता है विटामिन सी। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन सी क्या करती है, हमारी अस्थि को मजबूत करती है, हमारे दांतों को मजबूत करती है, कैल्शियम प्रदान करती है, जिससे हमारी बॉडी की जो है अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, वो मजबूत होती है, दांत भी मजबूत होते हैं। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकार की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। हमारे बॉडी जो है सूर्य की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण खुद कर लेती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है कि अन्य पोषक तत्वों जैसे कि अन्य में प्रोटीन हो गए, वसा हो गए, इन सभी से अधिक मात्रा में क्या होती है, चावलों में कार्बोहाइड्रेट होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। जैसे हम इसलिए बोल सकते हैं कि चावल में काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं, इसलिए चावल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, चावल को कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन कहा जाता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे की जरूरत होती है। एक बात बता दें, आहारी रेशे जिसे रुक्षांश बोलते हैं, डाइटरी फाइबर के नाम से जाने जाते हैं। 5 प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में हमने तो जाना कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। उसके अलावा भी हमारे शरीर को क्या चाहिए, आहारी रेशे चाहिए। आहारी रेशे क्या होता है, डाइटरी फाइबर, जल तथा जल की भी आवश्यकता हो जाती है। जल की भी तो आवश्यकता हमारी बॉडी को है ही, साथ ही साथ में आहारी रेशे प्राप्त करने होते हैं।
आहारी रेशे का मुख्य काम हमारे बॉडी में क्या है, जो भी अनपचे पदार्थों को पचाने में सहायता करते हैं। मुख्य काम यही है इनका कि हमारे बॉडी में अनपचे पदार्थों को पचाने में सहायता करते हैं। साथ ही साथ इन्हें रुक्षांश के भी नाम से जानते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति किस चीज़ से होती है, तो हमारे खाने में अक्षांश की पूर्ति पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत अगर बताएं तो स्रोत जो है साबुत खाद्यान्न है। साबुत खाद्यान्न दाल, आलू, ताज़े फल है। दाल, आलू, ताज़े फल हैं और सब्जियां वगैरह ले लेते हैं आहारी रुक्षांश के रूप में। करें कि छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो उनमें कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। कितने लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले छिलका उतारते हैं, उसके बाद सब्जियों को धोते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो सब्जियां फल हैं उनमें क्या हो जाता है, कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इसे हमें क्या करनी चाहिए कि छिलका उतारने से पहले ही हमें सब्जियों को धो लेनी चाहिए। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल तथा दाल को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। चावलों को भी ज़्यादा न धोनी चाहिए तथा दालों को भी ज़्यादा नहीं धोने चाहिए। इससे क्या होता है कि विटामिन जो उपस्थित और खनिज लवण जो उसमें होते हैं, विटामिन और खनिज लवण दोनों अलग हो जाते हैं, इसलिए बार बार नहीं धोने चाहिए, बहुत कम मात्रा में धोनी चाहिए। कह रहा है कि भूख लगने पर मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से पता चलता है। भूख लगने की जो पता चलता है हमें, मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस पाया जाता है। हाइपोथैलेमस हमारे माइंड को सूचना देती है कि हमें भूख लगी है। तो भूख लगने का पता हमें मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से पता चलता है। हाइपोथैलेमस से पता चलता है का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से पता चलता है। जीभ पर 4 तरह की कलिकाएं पाई जाती हैं, जो यह कुल मिलाकर के 9000 ग्रंथियां होती हैं। जीभ में देखेंगे, जीभ 4 प्रकार के टेस्ट करती हैं। इधर से आपको आगे बगल से और पीछे वाले हिस्से से, कड़वा, नमकीन, है ना, मीठा, और इधर से हो या नमकीन हो जाएगा, है ना, इधर से हो जाएगा कड़वा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। इस तरह से जो कलिकाएं हो जाती हैं 4 प्रकार के पाए जाते हैं। 4 तरह की जो कलिकाएं होती हैं वो कितने होते हैं, ग्रंथियां 9000 कुल मिलाकर के होती हैं। चबार कर खाने से लार में टाइलिन एंजाइम निकलती है, जिससे स्टार्च को माल्टोज या शुगर में बदल देता है। जब भी आप भोजन को चबाते हैं, जितना ज़्यादा चबाएंगे उतना ज़्यादा मीठा होता जाता है। तो पता है स्टार्च या माल्टोज होता है, शुगर में चेंज कर देता है, जिससे आपको मीठा भोजन लगने लगता है। तो चबाकर खाने से लार में कौन सी एंजाइम निकलती है, टाइलिन एंजाइम पाई जाती है। लार में टाइलिन एंजाइम पाई जाती है, जिससे भोजन क्या होता है, मीठा लगने लगता है। भोजन पकाने के तरीके, इन्हें तो आप रट करके याद कर ले, एक क्रम में याद कर ले कि भोजन पकाने के तरीके क्या होते हैं। भूनकर, उबालकर, पहले भूनेंगे, फिर उसके बाद उबालकर, उसके बाद तलकर, भूनकर, उबालकर, तलकर और सेंककर। ये 4 तरीके होते हैं भोजन बनाने के सही तरीके। सबसे पहले भूनकर, फिर उसके बाद उबालकर, फिर तलकर और लास्ट में सेंककर। ये ऑर्डर आपको ये भी काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, आप पूछे जाते तो सेम इसी प्रकार से ऑर्डर में रहेंगे, भूनकर, उबालकर, तलकर और इन्हें एक ऑर्डर में आप रखने के लिए कांच के जार को और बोतल को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि नमी ना रह जाए, तो अचार खराब हो जाएगा। जब भी अचार रखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बोतल को अच्छी तरह से सुखा लिए जाते हैं। नमी रहने के बाद क्या होते हैं, अचार खराब हो जाते हैं। तो उस नमी से बचने के लिए हमें बोतलों को अच्छी तरह से सुखा लेने चाहिए। जब दस्त लगे या उल्टियाँ होती है तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी निकल जाता है और यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। जब दस्त होती हैं या फिर उल्टियाँ होती है तो इसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे बॉडी से काफ़ी अधिक जो पानी बाहर निकल आता है। और बाहर निकलने से क्या होता है कि हमारे शरीर को कमजोरी टाइप का फील होने लगता है। हाँ, और ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे शरीर में पानी की पूरी की जाए, पानी की जो कमी है वो उसकी पूरी की जाए। तो पानी की कमी पूरी करने के लिए जैसे हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, ORS का घोल लेते हैं, या फिर अगर हम घरेलू उपचार में बोलें तो नींबू पानी, है ना, नींबू पानी और उसमें थोड़ा सा चीनी मिला करके हम लोग ले लेते हैं। ये घरेलू उपचार बताएं। और ORS तो लेते ही हैं। तो इस तरह से हम अपने शरीर में पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। जब तक उल्टियाँ दस्त हो तब तक थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर, नमक और को मिला लेना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना जरूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू होती हैं लेनी चाहिए।
बहुत छोटे बच्चों को क्या करना चाहिए, हमेशा दूध पिलाते रहना चाहिए, जिससे कि बीमारी रोक के रख सकते हैं। जब भी अगर बीमारी हो तो दवाइयाँ भी लेनी चाहिए, और सबसे पहले तो घरेलू ट्रीटमेंट ज़रूरी है, घरेलू जो उपचार हो उसे हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट में मलेरिया है। तो मलेरिया की बात करते हैं। मलेरिया जो है एक बीमारी है। सबसे पहले बता दें कि दिल्ली में यह फैला था। मलेरिया जब दिल्ली में फैला था तो दिल्ली के लोगों को पता नहीं चला था कि आखिर यह किस प्रकार की बीमारी है। तो लोगों के द्वारा अफवाह फैलाया गया कि यह जो ऐसे किसी तरह के भूत वगैरह की मामला है, या फिर किसी तरह से टोटमा वगैरह की जो बात कही जाती है, अंधविश्वास टाइप का यह था कि आखिर मलेरिया रोग है। तो पहले तो ये पता नहीं था कि मलेरिया ही रोग है। यह जो फैलता था काफ़ी लोगों में फैलने लगा धीरे धीरे। तो उस समय एक भारत के व्यक्ति थे, आपको नाम से नहीं लगेंगे, रोनाल्डो रोस जो हैं, यह इनका नाम से नहीं लगा कि भारत के व्यक्ति, लेकिन ये भारत के व्यक्ति थे। रोनाल्डो रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है, भारतीय मूल के थे। इन्होंने ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले मच्छरों के पेट में झांक कर देखने का काम किसने किया, तो रोनाल्डो रोस ने। मतलब पेट में झांकने का अर्थ है कि पहले सबसे पहले पता लगाया कि यह जो बीमारी फैल रहा है मच्छरों के कारण फैल रहा है। उनका नाम रोनाल्डो रोस था। मलेरिया बुखार में काफ़ी कपकपी और ठंड लगती है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफ्लीज के काटने से होती है। मादा मच्छर के काटने से ही, मादा मच्छर एनाफ्लीज जो काटती है तब जाकर के मलेरिया बीमारी होती है ना। मादा मच्छर खून चूसने का काम करती हैं। मलेरिया को दूर करने की दवाई सिनकोना की पेड़ की छाल से बनाई जाती है। मलेरिया को दूर करने की दवा सिनकोना की छाल, सिनकोना जो वृक्ष होती है उसके छाल से बनाई जाती है। अच्छा, यहाँ पर बात की जा रही है कि मादा मच्छर जो है से खून चूसती है, तो मेल वाले, यह फीमेल वाले हैं। फीमेल खून चूसती है तो मेल वाले क्या करते हैं, तो मेल वाले जो फूल वगैरह का रस चूसने का काम करते हैं, फूल का रस चूसने का काम करते हैं। वैसे पहले से स्टार्टिंग से आप लोग सुनते हैं कि औरतें या महिलाएं क्या होती है, खून चूसने का काम करती है। इस आधार पर भी आप याद रख सकते हैं कि मादा मच्छर ही खून चूसने का काम करती है। और पिछले हमने बताया है कि मच्छर जो है हमारे पास कैसे आ जाते हैं, तो तलवे की गंध सूंघ करके आते हैं। हमारे जो बॉडी होती है, हमारे शरीर की गर्माहट से और हमारे शरीर के पास आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनीमिया रोग। एनीमिया रोग के बारे में काफ़ी प्रचलित रोग है। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। एनीमिया किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी के कारण होता है। यह शरीर और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं, उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है। जिस किसी को भी एनीमिया रोग होता है तो उनका शरीर और मानसिक रूप से क्या करता है, यानी कि शारीरिक और मेंटल, यानी कि फिजिकल और मेंटल तरीके, दोनों तरीके से बच्चे को प्रभावित करता है। और बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं और उनका एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, लो हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है। तो एनीमिया रोग को एक चीज़ क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जिसको एनीमिया रोग है, क्या रोग है, एनीमिया रोग है। एनीमिया कहने का मतलब कि उसमें लोहा की कमी है। तो जिनको लोहा की कमी हो जाती है, क्वेश्चन पूछने का तरीका यह पूछती है कि एक बच्चा है जिसको एनीमिया रोग हो गया है, चाहे एक औरत है उसका एनीमिया रोग हो गया है, तो एनीमिया रोग से बचने के लिए घरेलू ट्रीटमेंट में क्या कर सकती है, तो एनीमिया रोग से बचने के लिए वह क्या कर सकती है, तो भोजन में क्या ले सकती है, आंवला लेगी, साथ ही साथ में गुड़ लेगी, साथ ही साथ में क्या लेगी, वह गुड़ लेगी, आंवला लेगी, आंवला और गुड़ लेगी, और साथ ही साथ में आपको पालक लेगी। तो आंवला, गुड़ और पालक ये क्या करते हैं, इनसे लोहा प्राप्त होता है, जिससे एनीमिया रोग वाले रोगी जो होते हैं वो ये सब ज़्यादा खाना पसंद क्या डॉक्टर के द्वारा यह सलाह दी जाती है। उंधियों के बारे में आप लोग सुने होंगे।